वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस के यूनिट 7। तो फ्रेंड्स इसका नाम है हमारा मानव जनसंख्या पर्यावरण पर उसका प्रभाव। तो हम पॉपुलेशन का यानी कि हम इंसानों की जनसंख्या का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, हम आज इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम इससे पहले जितनी भी 6 यूनिट्स थे उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, तो उनकी वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 7। तो देखो यार, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय यानी कि आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो भूमि, जल, वायु और इसके ऊपर नीचे सभी सजीव और निर्जीव पदार्थों को मिलाकर बायोस्फीयर या जीव मंडल कहा जाता है। देखो बायोस्फीयर या फिर जीव मंडल किसको कहते हैं? तो भूमि, जल, वायु और इसके अंदर यानी जितनी भी सजीव चीजें रहती है, इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो चाहे कुछ ही हो, बिल्डिंग हो गई, हवा हो गई, ठीक है ना, ये सब जो मतलब जितनी भी निर्जीव चीजें आती है इन सबको मिलाकर एक बायोस्फीयर बनता है, उसी को हिंदी में जीव मंडल बोलते हैं। ठीक है ना, और जीव मंडल तथा मानव के संबंधों को पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि एक जीव मंडल और एक इंसान के बीच में जो संबंध होते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ मतलब इनके एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। जब से मानव अस्तित्व में आया है तब उसे उसकी निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आएगा तब से। ओके फ्रेंड्स, क्या आएगा? तब से उसकी निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो देखो यार, जब से एक इंसान अस्तित्व में आया यानी कि जब से इंसान पैदा होता है तब से उसकी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी हो रही है। अब देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जितने भी संसाधन है इनकी कमी तो होगी। आप सोचो भी, यहाँ 1 किलो चावल है, ठीक है ना। देखो यार, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चावल है। पहले इस परिवार में रहते थे 2 लोग, ठीक है ना। कितने लोग रहते थे? 2 लोग। तो इन दोनों के पास आधा आधा किलो चावल आ जाता था अगर एवरेज देखा जाए तो। और अभी यहाँ पे हो गए अब 4 लोग, तो अब क्या होगा? 250 ग्राम चावल आ रहा है अब इनके पास। अब यहीं आगे ये हो गए 6 लोग, तो अब इनके पास वो चावल की जो क्वांटिटी थी वो और कम हो गई। तो यही बात है। देखो, संसाधन तो फ्रेंड्स बढ़ नहीं रहे इतना, उल्टा हम इंसान संसाधनों को कम करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम करते जा रहे हैं, पता नहीं संसाधनों को तो हम नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। उन्हें बढ़ाने से तो गए, उल्टा जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन जो सप्लाई है, प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। मनुष्य अपनी असीमित आकांक्षाओं को पूरा करने की लालच में पर्यावरण का विनाश कर रहा है। देखो, हम इंसान जो है, एक इंसान जो है वो अपनी असीमित आकांक्षाओं यानी कि इच्छाओं, इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लालच में पर्यावरण को विनाश कर रहा है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के विकास की जांच वहां की जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से मापी जाती है। तो इस पॉइंट में बोला है फ्रेंड्स कि किसी भी प्रदेश यानी कि कोई भी राज्य हो या फिर कोई कंट्री भी ले लो, अगर आपको उस वहां पे पता करना है कि वहां की जनसंख्या में कितना विकास आया, कितना डेवलपमेंट किया वहां की जनसंख्या ने, वहां की पॉपुलेशन ने, तो आपको क्या करना है? वहां का बर्थ रेट लेना है, यानी कि जन्म दर, यानी कि जितने लोग वहां पे पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका रेट, एंड मृत्यु दर यानी कि पर 1000 वहां पे कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों रेट्स आपको ले लेने, इनके बीच में माइनस कर देना, यानी कि इनके बीच का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में जितना अंतर होगा विकास उतना ही ज्यादा होगा। संसार के प्रत्येक राष्ट्रीय में यानी कि देश में जनसंख्या के वितरण और घनत्व में बहुत बड़ी असमानता है। देखो क्या है, हमारे दुनिया में इतने सारे देश हैं, राष्ट्र हैं, उन सबके अंदर जनसंख्या का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से है और उनका घनत्व कैसा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ घनत्व यानी कि वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, यानी कि असमानता है। क्योंकि कुछ देशों में जनसंख्या जो प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से भी अधिक है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ देशों में जनसंख्या घनत्व 4 व्यक्ति से भी कम है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि हर देश में या फिर हर राज्य में भी आप बोल सकते हो, जनसंख्या के वितरण में यानी कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं, ये तो सबको पता है, जो देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। देखो यार, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे देश के डेवलपमेंट में यानी कि उसके विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जनसंख्या वृद्धि देश की इन्हीं जटिल समस्याओं में से एक है। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो तेजी से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि इन्हीं समस्याओं में से एक बहुत बड़ी मुश्किल समस्या है जिसको हल करना बहुत जरूरी है। हमारी जनसंख्या वृद्धि दर का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आजादी के 5 दशक में ही हम 33 करोड़ से 100 करोड़ हो गए।
तो इसी बात से देखो आप लगा लो कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है, यानी कि जनसंख्या दर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आजादी जब हुई थी हमारी तो उसके 5 दशक के अंदर अंदर हम 33 करोड़ से 100 करोड़ हो गए। यार कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, 77 करोड़, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब इसके कुछ निम्नलिखित कारण है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कुछ कारण है। पहला है अशिक्षा, यानी कि आज के टाइम पे भी हमारे इंडिया में आधे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है, या फिर ये मैं बोलूं जिन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है, जिन्हें पता ही नहीं शिक्षा होती क्या है। तो उन लोगों को आज भी नहीं पता कि ऐसे ये मतलब जो इतनी जनसंख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले फ्यूचर पे, या फिर प्रेजेंट पे भी इसका क्या असर पड़ रहा है। तो उन लोगों को जनसंख्या वृद्धि दर का कुछ भी नुकसान नहीं पता है। तो एक उन लोगों की जो अशिक्षा है, यानी कि उन लोगों का शिक्षित ना होना एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि दर का। ठीक है, दूसरा एक कारण है निर्धनता, यानी कि गरीबी। क्या आता है, देखो कुछ लोग जो गरीब होते हैं, पढ़े लिखे तो वो ज्यादा होते नहीं है, तो उन लोगों को क्या लगता है जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे। तो उन लोगों को लगता है अगर हम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे घर में कमाने वाले ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं, पढ़ा उन्हें पाते नहीं है, वो भी फिर यही गलती करते हैं और उन बच्चों को फिर बाल मजदूरी भी करनी पड़ जाती है पैसा कमाने के चक्कर में। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक ये भी कारण है जनसंख्या की वृद्धि का। तीसरा कारण है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी कि पुरानी विचारधारा। तो लोगों में ना बहुत सारी से पुरानी विचारधारा होती है कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए। लड़का लड़की में जो आज के टाइम पे मतलब अभी भी काफी जगह ऐसी है जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बल्कि अब तो काफी कम हो गया है लड़का लड़की में फर्क करना, लेकिन आज भी काफी जगह है जैसे हरियाणा, राजस्थान, इन जगह पे आज भी लड़का लड़की में बहुत फर्क समझा जाता है। तो उनकी क्या विचारधारा होती है, लड़का जो होता है वो कुल को आगे बढ़ाएगा और लड़कियां जो होती है वो पराया धन होती है, वो दूसरे के घर में जाएंगी। तो ऐसे सोच रखने वाले लोग भी क्या होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि करने का एक कारण बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा गलत अवधारणाएं। गलत अवधारणा यानी कि लोगों को काफी गलत ऐसी थिंकिंग होती है उनके मन में। वही अभी मैंने आपको बताया था रूढ़िवादिता, जैसे कि लड़का अच्छा होता है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ऐसी कुछ अवधारणाएं होती है, विचारधाराएं होती है लोगों के मन में, जिनकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ जाती है। और लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो शायद क्या पता एक टाइम पे आकर मतलब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि क्या पता हम भी रूल कर सकें। तो एक ये भी गलतफहमी होती है लोगों के मन में। एक आया पुरुष प्रधान सोच, अभी वही रूढ़िवादिता। तो पुरुष प्रधान सोच यानी कि हमारा जो समाज है वो आज भी पुरुष प्रधान है। उनको लगता है कि मेल ही सबसे ऊपर है एंड फीमेल्स कुछ नहीं कर सकती है, उनके लिए मेल्स जो है वो टॉप पर है। तो जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है तेजी से बढ़ रही है। एंड सिक्स्थ जो हमारा रीजन है वो है जलवायु। तो वेदर जो है, जलवायु, क्लाइमेट, ये भी एक बहुत अहम रोल निभाता है जनसंख्या वृद्धि में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याएं। अभी हमने पढ़े थे कारण क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे इससे समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है। तो पहला है भीड़ भाड़ तथा दूषित पेयजल के कारण रोगों का प्रसार होना। देखो क्या था, देखो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, और अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो दूषित यानी कि गंदा पानी पीने की, देखो साफ पानी तो कम ही हो जाएगा ना, फिर लोग गंदा पानी पियेंगे, जिसके कारण बीमारियों को जो है प्रसार होगा, यानी कि बीमारियां फैलेंगी लोगों में। दूसरा है यातायात के कारण दमा जैसे सांस की बीमारियों का प्रसार। अब अगर यार तुम देखो पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, अपने इंडिया में देख लो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हवा में बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं पेट्रोल के कंबशन से, डीजल के कंबशन से। तो जिससे क्या होता है, दमे जैसी बीमारियां जो होती है वो फैल रही है लोगों में। आज के टाइम पे अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है लोगों को। नेक्स्ट है कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा। अब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, फूड डिमांड भी तो बढ़ेगी। तो खाने की पूर्ति को पूरा करने के लिए किसान क्या करने लगे हैं, अब ज्यादा कीटनाशक डालने लगे ताकि उनकी जो फसल है वो खराब ना हो जाए। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगा है, ये जो कीटनाशक है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनका लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। फोर्थ है जनसंख्या का बड़ा भाग कुपोषित होना। अब देखो एक भाग जो है हमारी जनसंख्या का, ये समझ लो 100% में से लगभग 30 to 50% जनसंख्या जो है वो कुपोषित होती है। यानी कि जो लोग गरीब होते हैं वो बच्चे तो ज्यादा पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या लगता है ज्यादा कमा के देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो लोग अपने बच्चों को फिर अच्छे से खाना पान, यानी जो उनका खान पान होता है वो ज्यादा अच्छे से कर नहीं पाते और वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, और वो लोग खुद भी कुपोषित होते हैं। तो जनसंख्या का जो बड़ा भाग होता है वो कुपोषित हो जाता है। फिफ्थ, पानी के स्तर में गिरावट। पानी की जो क्वालिटी है
और जो उसका लेवल है, पानी के लेवल में भी कमी आ जाती है। आप देख ही रहे होंगे यार, आज के टाइम पे गर्मियों में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा होता है। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, तो संसाधनों का इस्तेमाल भी तो ज्यादा होगा, इसी वजह से। 6 है शुद्ध पेयजल की कमी होना। अगर पानी कम हो जाएगा तो पीने लायक पानी तो बचेगा ही नहीं। वैसे पीने लायक पानी कम है, खारा पानी हमारी पृथ्वी पर ज्यादा है। देखो 97% पानी जो है वो सलाइन है, यानी कि खारा पानी है। ओनली 3% पानी जो है वो पीने लायक पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर होता है। हम उसी का इस्तेमाल करते हैं अपने अधिकतर सब कामों में। तो अगर इसमें भी जनसंख्या ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ये पानी में भी कितने लोगों की प्यास हो जाएगा, कितने लोगों के काम आएगा, तो ये भी कम पड़ने लग जाता है। 7 हमारा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का होना। देखो अभी आपको पता होगा, एक मतलब कितनी सारी जनसंख्या पे आप ले लो 500% पर एक डॉक्टर है। क्या वो एक डॉक्टर 500 लोगों का इलाज कर सकता है इतनी आसानी से? नहीं ना, मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। तो क्या था, अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है इनकी भी कमी होना शुरू हो जाती है, जो कि आज के टाइम पे हो भी रहा है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है पर्यावरण क्षरण होना, यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। हम संसाधनों का यूज करते चले जाते हैं, हमें खेती करनी होती है, खेती करने के लिए हम जंगलों को साफ कर देते हैं, जंगलों को साफ करने की वजह से हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स है जो पड़ते हैं। 9 भोजन की कमी होना। वही मैंने बताया, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भोजन की कमी हो जाती है। 10th इज ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे बाहर के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लाइमेट चेंज के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये कुछ समस्याएं थी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण होती हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पर्यावरणीय आंदोलन, यानी कि अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी सभी आंदोलन थे हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं चिपको आंदोलन। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 के दशक में उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। सबसे पहले ये आंदोलन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और किस लिए किया था? वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। ये 4 जो क्वेश्चन इसी टॉपिक से निकलते हैं, मतलब इसी लाइन से मैंने आपको समझा दिया कि ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था 1970 में उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा के लिए। ये पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट है, उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ काटने की अनुमति मांगी, परंतु सरकार ने इनको अनुमति नहीं दी। क्या हुआ था यार, उस टाइम पे उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से बोला था, मतलब जो भी किसान लोग थे उन्होंने बोला था हमें पेड़ काटने की इजाजत चाहिए ताकि हम अपने लिए औजार बना सके, ताकि हम अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर सके। लेकिन उस टाइम पे सरकार ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, ये पेड़ पौधे तो मतलब हम काटने नहीं देंगे, मतलब मना कर दिया सरकार ने। वही दूसरी तरफ सरकार ने क्या करा, खेल कूद का सामान बनाने वाले एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो स्पोर्ट्स का मटेरियल यानी कि खेल कूद का सामान बनाती थी, तो सरकार ने उसको पेड़ काटने की इजाजत दे दी। वनों के ठीक बगल में बसे गांव वाले इन वनों को छू भी नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, जो उस जंगल के आसपास जितने भी गांव वाले रहते थे उन लोगों को उन जंगलों को छूने तक की आजादी नहीं थी, यानी उसमें जा भी नहीं सकते थे। और सरकार ने क्या करा, उन्हें उस कंपनी को इजाजत दे दी कि आप जंगल को काट दो। उन्हें तो किसानों को इजाजत नहीं दी, लेकिन कंपनी को दे दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, किसानों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों ने फिर ये वाला जो आंदोलन था ये किया। मतलब किसान तो उस वक्त पर थे नहीं, लेकिन महिलाओं ने किया था। तो वनों के ठीक बगल में बसे गांव वाले इन वनों को छू भी नहीं सकते थे, इसलिए जब ठेकेदार एवं वन अधिकारी जंगल में पेड़ काटने के लिए आए तब गांव में केवल महिलाएं ही उपस्थित थी। तो देखो क्या हुआ, उस टाइम पे उन लोगों को उन्हें छूने की भी इजाजत नहीं थी। तो जो घर के आदमी लोग थे वो बाहर गए हुए थे अपना काम करने के लिए, यानी कि कहीं और से लकड़ी लेने गए होंगे। तो उस टाइम पे गाँव में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स जो थी, यानी कि महिलाएं जो थी वही प्रेजेंट थी, वही उपस्थित थी। तो बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गोरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपककर चिपको आंदोलन शुरू किया। क्या किया, पेड़ों से चिपककर चिपको आंदोलन शुरू किया। अब इसको चिपको आंदोलन इसलिए बोला क्योंकि वो जो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक गई थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोला। और इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। यानी कि 26 मार्च 1974 को हमारे भारत का सबसे पहला पर्यावरण आंदोलन जो था वो किया गया था, चिपको आंदोलन। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा अप्पिको आंदोलन।
क्या है, अप्पिको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो था ना, उसी को अप्पिको आंदोलन बोलते हैं। हम बता देते कैसे। उत्तर भारत का चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया। यानी कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो चिपको आंदोलन हुआ था, उसी को नाम दे दिया गया साउथ इंडिया में अप्पिको आंदोलन। अप्पिको जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है और इसको चिपको ही बोलते हैं। चिपको का पर्याय है, पर्यायवाची होता है ना, एक मतलब एक शब्द जिसके 2-3 ऐसे मतलब होते हैं, तो जिसका अर्थ होता है गले लगाना। तो कन्नड़ भाषा में अप्पिको मतलब होता है गले लगाना। ये आंदोलन अगस्त 1983 में शुरू हुआ था कर्नाटक में, और कर्नाटक के भी उत्तर कन्नड़ में, ठीक है। और 38 दिन तक ये जो आंदोलन था ये चलता रहा था। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में जब युवाओं और महिलाओं ने पाया कि उनके गांव के चारों ओर के जंगल धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, तो उन्होंने पास के जंगलों तक 5 मील की यात्रा करके वहां के पेड़ों को गले लगाया। तो क्या हुआ, पांडुरंग हेगड़े जो थे उन्होंने इस वाले जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था। तो वहां पे जितने भी यूथ थे, महिलाओं थी, उन्होंने देखा कि उनके गांव के जितने भी आसपास का एरिया है जंगल के वो जंगल का एरिया साफ होता जा रहा है, मतलब लोग जंगल काटते जा रही है सरकार। तो उन्होंने क्या करा, अपने आसपास के जंगलों तक 5 मील की पूरी यात्रा की उन्होंने और वहां के सभी पेड़ों को गले लगाया। इस आंदोलन के मुख्य 3 उद्देश्य थे, यानी कि इस आंदोलन को करने के पीछे उन लोगों के कुछ एम्स थे जिसलिए उन्होंने किया। तो उसमें जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है मौजूदा वन क्षेत्र का संरक्षण करना। उन लोगों को उस टाइम पे जितना भी बचे कुछ जंगल थे, वन क्षेत्र था, उसको बचाना था। दूसरा था खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना, यानी कि जहाँ पे जंगल साफ कर दिया गया था वो जगह खाली हो गई थी, वहां पर पेड़ों को उगाना। तीसरा उनका उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना, यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बचा कर रखना, उनका संरक्षण करना। तीसरा हमारा आंदोलन है साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी यानी कि साइलेंट वैली मूवमेंट आपने सुना होगा, वही वाला है, ठीक है ना। शांत घाटी लगभग 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ केरल में स्थित है। देखो ये जो हमारी साइलेंट वैली है ये केरल में स्थित है। केरल में ये 89 वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है और ये जैव विविधता के लिए मशहूर है। और ये जो घाटी है ये जैव विविधता के लिए यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ पे इतनी ज्यादा वेराइटीज पाई जाती है, फूल, पेड़ पौधे, जानवर, हर किसी की बहुत ज्यादा वैरायटी यहाँ पे पाई जाती है, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। 1980 में कुंती पुंछ नाम की एक परियोजना के तहत 200 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए बांध का प्रस्ताव रखा गया था। तो यार 1980 में क्या हुआ था, एक कुंती पुंछ नदी थी, इसके ऊपर एक परियोजना थी यानी कि बांध बनाना था। तो उन्होंने 200 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाने का प्रस्ताव रखा सरकार ने कि हम इस जगह पर मतलब बांध बनाएंगे और इतनी बिजली जो है जिससे उत्पादन होगा बिजली का। लेकिन इसका विरोध जो था वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, वैज्ञानिकों ने किया और पर्यावरण कार्यकर्ता जो उनके द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऐसे स्पेशल फूल, पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते, और अगर इस जगह के जंगल को साफ कर दिया जाएगा तो ये जो प्रजातियां ये खतरे में आ जाएंगी। राज्य सरकार इस योजना को लागू करना चाहती थी। अब जो राज्य सरकार थी यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो तो चाहती थी कि इस योजना को लागू कर दे, लेकिन उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इस योजना को स्थगित कर दिया यानी कि रोक दिया कुछ टाइम के लिए, और 1984 में इस क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया कि अब ये जो बन गया ये एक नेशनल पार्क बन गया, अब इसे कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट आंदोलन था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है राजस्थान का बिश्नोई आंदोलन। क्या है, राजस्थान का बिश्नोई आंदोलन। राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भोजी थे। अब देखो बिश्नोई संप्रदाय था एक राजस्थान का, उसके संस्थापक थे जम्भोजी, जिन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम बनाए थे। यानी कि अनुयायी यानी कि वो लोग जो अब इस संप्रदाय को आगे फॉलो करेंगे, जो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए 29 नियम बनाए थे। तो यानी कि 20 नो, समझ लो ना, 20 नो, जिसका कारण इस संप्रदाय का नाम पड़ गया विश्नोई। विश्नोई तो विश्नोई संप्रदाय का नाम पड़ गया क्योंकि जम्भोजी जी ने अपने संप्रदाय के लोगों के लिए 29 रूल्स बना दिए थे कि उन लोगों को वो फॉलो करने हैं। 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने महल निर्माण में लकड़ी के लिए बिश्नोई समाज के खिजड़ी वृक्ष गांव में अपने कर्मचारियों को कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काटने भेजा। अब यहाँ पे क्या बोला है, 1730 में जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था अजय सिंह। उन्होंने अपने महल में निर्माण के लिए, अपना महल में कुछ चीजें बनवानी होगी उन्हें, तो उसके लिए उन्होंने लकड़ी की डिमांड थी उन्हें, तो उन्होंने क्या किया,
विश्नोई समाज में जो खिचड़ी नाम के वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को कुल्हाड़ी लेकर भेज दिया गाँव में कि आप उस वृक्ष को काटकर उनकी लकड़ियां मेरे लिए ले आओ ताकि मेरे महल में निर्माण कार्य चल सके। पेड़ों की कटाई के समय विश्नोई समाज की अमृता देवी ने सैनिकों को रोकने का प्रयास किया। मतलब जो उस टाइम पे जब वो जो सैनिक थे पेड़ काटने आए थे, तो उस टाइम पे अमृता देवी जो थी वो वहां पर थी, तो उन्होंने सैनिकों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने सैनिकों ने कटाई चालू रखी और वो रुक नहीं पाए, यानी कि वो अमृता देवी से रुके नहीं। सैनिकों के नहीं मानने पर अमृता देवी पेड़ से लिपट गई। जब सैनिक नहीं माने तो अमृता देवी ने क्या किया, पेड़ों से लिपट गई और अपना बलिदान दे दिया। यानी कि सैनिक तब भी नहीं माने और उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए अमृता देवी की भी जान ले ली। इसके बाद उनकी 3 बेटियां भी जो थी वो बारी बारी पेड़ से आकर लिपट गई और उनकी भी जान चली गई। देखते ही देखते इस आंदोलन में 363 बिश्नोइयों ने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपनी जान गंवाई पेड़ों को बचाने के लिए। और जब वृक्ष प्रेमी यानी कि पेड़ों से प्रेम करने वाले रिचर्ड बखे बेकर भारत आए, ये एक फॉरेनर थे, जब वो भारत आए तो उन्हें ना ये कहानी सुनी, तो उन्हें जब इस कहानी के बारे में पता लगा तो उन्होंने इस कहानी को विश्व मंच पर प्रसारित किया ताकि दुनिया को भी पता लग सके कि भारत में एक ऐसा भी आंदोलन हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए, और इसी को बोलते हैं विश्नोई आंदोलन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। तो ये जो नर्मदा नदी है ये गुजरात से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध जो था उस परियोजना का उद्घाटन किया कि इस नदी के ऊपर हम ये वाली बांध बनाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य था सूखाग्रस्त इलाकों में, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर पानी नहीं था, सूखे थे वो इलाके, वहाँ पे पानी पहुँचाना और बिजली को पैदा करना। सरदार सरोवर बांध 163 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है इसकी ऊंचाई है 163 मीटर और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस परियोजना का विरोध स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया गया। अब ये जो परियोजना थी इसका भी काफी लोगों ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने किया, जितने भी पर्यावरणविद थे यानी कि पर्यावरण से जो पर्यावरण प्रेमी लोग होते हैं उन्होंने किया, और स्वयंसेवी कुछ संगठन ऐसे थे उन्होंने इस परियोजना का विरोध किया, क्योंकि इस बांध के निर्माण के बाद आसपास के जो बहुत गांव थे वो जलमग्न हो जाते हैं, यानी कि वो पानी में डूब जाते हैं। ये आंदोलन बहुत समय तक चलता रहा, यानी कि ये आंदोलन लंबे समय तक चला। अंत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पहले गांव के विस्थापित लोगों को रहने का इंतजाम किया जाए। यानी कि जितने लोगों को, देखो बांध बनाने के लिए यार क्या होता है, आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, यानी कि उनका विस्थापन करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि बांध बनाने से पहले आप उस गांव के लोगों को रहने का इंतजाम करो, यानी कि उनका यहाँ से निकाल के कहीं रहने का इंतजाम करो, तभी आप वहां पर बांध बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को, और ये निकाय पर्यावरण के विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। अब यानी कि इसकी स्थापना क्यों की गई, ताकि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, विवाद है, उनको सुलझाया जा सके। तो इसका काम होता है पर्यावरण के मुद्दों को सुलझाना। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया फ्रेंड्स, आगे मैं शॉर्ट फॉर्म ही ले लूंगी, ठीक है ना। तो NGT में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष यानी कि एक ऐसा अध्यक्ष होता है जो हर टाइम मतलब कि हर लगातार यानी कि जो कंटिन्यूस हो गया, जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य होते हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। तो ये पूरी एक कमेटी हो गई, यानी कि इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, तो हो गए एक अध्यक्ष होता है, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य होते हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। 10 और 10 20 और 21 लोग जो होते हैं वो इसमें होते हैं, मेंबर्स, इतने मेंबर्स होते हैं इसमें। NGT के 5 बैठक स्थल होते हैं, यानी कि इसकी जो बैठक होती है वो 5 जगह पर होती है। पहले दिल्ली में, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये 5 जगह है जहाँ पर इसकी बैठकें होती हैं। इसकी स्थापना के उद्देश्य, अब NGT को स्थापित किया है तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य भी होंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई है। तो पहला, पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी कि पर्यावरण को बचाना, इसको नुकसान ना पहुंचाना। दूसरा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पर जुर्माना लगाना, यानी कि अगर सरकार या फिर कोई नॉर्मल बंदा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए मिल जाता है इस NGT को, तो ये उस पर जुर्माना लगा देते हैं। थर्ड है, पर्यावरण संबंधी कानूनों को परिवर्तन करना, यानी कि
पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़े, यानी कि लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे या फिर उनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो उनमें बदलाव भी एनजीटी ही करती है। नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता देना, यानी अगर किसी आदमी का या फिर किसी के घर मकान चीजों का नुकसान हो जाता है तो उसको सहायता देना भी किसका काम होता है, एनजीटी का काम होता है। नेक्स्ट है वनों के कटाव को रोकना, यानी कि जंगलों को कटने से बचाना, नदियों को दूषित होने से बचाना ताकि नदियां प्रदूषित ना हो सके। और 7th है पर्यावरण संबंधी मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटान करना। देखो यार, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मामले हैं, यानी कि मुद्दे केस वगैरह कुछ मुद्दा चल रहा है, तो उसको प्रभावी और जल्दी से उसका निपटान करना, ये भी एक उद्देश्य है एनजीटी का, जिसकी वजह से इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं एनजीटी की शक्तियां, यानी कि इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। पहला है ये न्यायालय पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर कार्य करता है, यानी कि ये जो न्यायालय है पर्यावरण कानून है कि अगर हमारे पर्यावरण का कोई कानून अगर उसका उल्लंघन किया गया है तो ये उसके उल्लंघन पर कार्य करता है, उसको दंड देना, जुर्माना लगाना, क्या करना है वो उस न्यायालय का काम है। वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है। अब ये जो न्यायालय है, देखो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये जो न्यायालय है ये एक न्यायालय है, ओके ना। तो ये जो न्यायालय है ये वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनों पर अगर उनसे रिलेटेड कोई मुद्दा होता है, विवाद होता है, तो उन पर सुनवाई भी यही न्यायालय करता है, एनजीटी ही करता है। तीसरा है तीव्र, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है। अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा है, कोई केस आया है, तो ये इतना पक्का करता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका न्याय जो है वो उस केस को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है सरकार पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं लगाती है तो यह सरकार को भी फटकार लगाता है। देखो अगर किसी जगह का प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या करती है, तो ये जो एनजीटी होती है, जो न्यायालय होता है, ये सरकार को भी फटकार लगाता है कि आपकी जगह पर प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं है। तो ये इसका एक और काम होता है, जिसकी एक शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में आने वाले मुकदमों का बोझ कम करना। देखो यार, अगर कभी हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं संभाल पा रही है, तो ये न्यायालय उसमें कुछ आने वाले छोटे मोटे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुकदमों को ये कोर्ट संभाल सकती है, तो ये उनका बोझ भी कम करती है। नेक्स्ट पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले मानव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी सुनवाई करती है। अगर एनवायरनमेंट में जितना पोल्यूशन हो रहा है, अगर उसकी वजह से इंसान की हेल्थ पे कोई बुरा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, बीमारियां होती हैं, तो उनसे रिलेटेड मुद्दों की भी सुनवाई यही वाला न्यायालय करता है। नेक्स्ट है हमारा एनजीटी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि अब तक एनजीटी ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य कर दिए। तो एनजीटी ने केंद्र सरकार को दिल्ली से होकर यूपी में बहने वाली यमुना नदी के लगभग 52 किलोमीटर तटीय इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा। एनजीटी ने सेंट्रल सरकार को, केंद्र सरकार को बोला है कि जो यमुना नदी है जो दिल्ली से होकर यूपी में जाती है, इसका लगभग 52 किलोमीटर वाला एरिया को साफ किया जाए। तो इसके निर्देश जो है एनजीटी ने सरकार को दिए हैं नदी को साफ करने के। सेकेंड है छत्तीसगढ़ राज्य के अरण्य वन। देखो अरण्य वन है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो उसमें यूपीए सरकार द्वारा दी गई कोयला खनन की आज्ञा को एनजीटी ने निरस्त कर दिया। तो यूपीए सरकार जो थी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने अरण्य वन में खुदाई करने की इजाजत दे दी थी, कोयला को निकालने के लिए खुदाई करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन एनजीटी ने उसको भी रोक लगा दी कि नहीं, यहाँ पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी। तो एक ये भी महत्वपूर्ण काम किया एनजीटी ने। तीसरा है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते एनजीटी ने 10 साल से पुरानी कोई भी डीजल गाड़ी हो उसके चलने पर रोक लगा दी। ये लोग तो आपको पता होगा, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कि दिल्ली में 10 साल से पुरानी कोई भी डीजल गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये काम भी एनजीटी ने किया है। नेक्स्ट एनजीटी के आदेश पर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसे इलाके में कारखाने नहीं खोले रहेंगे, तो कारखानों पर भी रोक लगाई गई है। रेत खनन या फिर उसके अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया। देखो रेत निकालने के लिए मिट्टी को खोदना, गड्ढे करना जमीन में, तो इस चीज पर भी रोक लगा दी गई है, जो कि एनजीटी ने लगाई है। नेक्स्ट है एनजीटी ने दिल्ली में विश्व संस्कृति महोत्सव के आयोजन से यमुना के बाढ़ मैदान को हुई हानि के लिए 5 करोड़ का जुर्माना लगाना। देखो क्या हुआ था, दिल्ली में विश्व संस्कृति महोत्सव हुआ था, जिसके बाद यमुना का जो बाढ़ वाला मैदान था उसको हानि पहुंची थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से दिल्ली को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। एनजीटी ने दिल्ली से 5 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा है कि तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना भरो। नेक्स्ट है एनजीटी की चुनौतियां। देखो एनजीटी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिसका इन्हें सामना करना पड़ता है। पहला है सरकार और आम आदमी द्वारा एनजीटी के निर्णय को अनदेखा करना। अब देखो एनजीटी तो अपनी तरफ से नियम जो है वो बता देती है कि आप लोगों को ये करना है,
लेकिन क्या करता है सरकार या फिर हम जो आम आदमी है, हम उसकी कही बात को नहीं मानते। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो एक अच्छे से इफेक्टिव कदम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हम लोग अनदेखा कर देते हैं उसके निर्णयों को। नेक्स्ट है औद्योगिकरण तथा बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण पर्यावरणीय समस्याओं का बढ़ना। अब देखो क्या आ रहा है यार, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, यानी कि नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई भी की जा रही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना एनजीटी कर रही है, ठीक है ना। इसकी वजह से एनजीटी को नए नए लॉज बनाने पड़ते हैं ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। तो बढ़ता प्रदूषण एनजीटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है एनजीटी और सरकार के बीच टकराव होना, यानी कि वही एनजीटी की बातें सरकार नहीं मानती है तो इनके बीच में टकराव बना रहता है। सरकार द्वारा एनजीटी के अधिकारों में कटौती की जाती है, तो सरकार क्या करती है, एनजीटी के अधिकारों में कटौती कर देती है, यानी कि एनजीटी को कम अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। और एनजीटी की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। सरकार एनजीटी पर सवाल उठाती है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते या फिर कुछ भी, तो इनके बीच में टकराव बना रहता है और एक दूसरे की बातें नहीं मानते, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है मूलभूत सुविधा का अभाव, जजों की कम नियुक्ति। देखो मूलभूत सुविधा होते हैं, यानी कि जो जिन सुविधाओं की जरूरत है एनजीटी को, वो सुविधाएं उसे नहीं दी जाती है। उसमें जजों की जो, यानी कि जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति वो कम होती है, सदस्य उनके पास बहुत कम होते हैं, कार्यालय जैसी सुविधाएं जो होती है वो उनके पास बहुत कम हो रही है, तो जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है बजट की कमी। अब एनजीटी जैसे न्यायालय जो होते हैं इनके पास बजट की बहुत ज्यादा कमी होती है। अक्सर एनजीटी द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है, यानी एनजीटी जो है ये आरोप लगाती है सरकार पर कि वो उन्हें पर्याप्त, यानी कि अच्छे से धन मुहैया नहीं करा रही है सरकार उन्हें, जिसके कारण एनजीटी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती और उन्हें अपना काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एनजीटी द्वारा सरकार पर लगाया गया आरोप है कि सरकार एनजीटी को अच्छे से पैसा नहीं देती है। नेक्स्ट सामाजिक दबाव का सामना करना। कई बार निरीक्षण के दौरान ऐसे लोगों से सामना होता है जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हाथ होता है, यानी कि जब अगर एनजीटी पर्यावरण से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर अगर कुछ जांच करने जा रही है, निरीक्षण करने जा रही है, तो क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा आदमी टकरा जाता है उन्हें जो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सरकार से जुड़ा होता है, यानी कि सरकार का उसके ऊपर हाथ होता है, तो एनजीटी उसका कुछ नहीं कर पाती है। वो आदमी भले ही गलत हो लेकिन एनजीटी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि सरकार उसी का साथ देती है। तो एक ये भी मुसीबत होती है जिसका सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे एनजीटी द्वारा चुनौतियों का जवाब, यानी कि एनजीटी अब इन चुनौतियों का जवाब कैसे देती है। तो चुनौतियों के बावजूद पिछले कई वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं, ठीक है ना। और वनों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के लिए जागरूकता का प्रसार किया एनजीटी ने, ताकि लोग जागरूक होंगे तो पोल्यूशन कम होगा। कचरे के प्रबंधन के लिए एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए और भारी जुर्माना भी लगाया है। और फोर्थ है एनजीटी ने पर्यावरण के कई विवादों को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो इसमें बोला इतनी सारी चुनौतियों के होने के बावजूद एनजीटी ने इस तरीके से जवाब दिया उन चुनौतियों का। तो ये हमारी जो चैप्टर था यहाँ पे फिनिश हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।